हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के लिए लेके आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि 3 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दें। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या वो अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या कह रहा है, अब एग्जाम्पल से इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है आपके सामने, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ आपको हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार को अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है। तो हमें यहाँ तो यही बातें बताया गया था कि जो अभिक्रिया करवाएं जिसमें कि मतलब क्या हो, लवण बनाता हो। तो ये सोडियम क्लोराइड एक लवण है और जल भी बना रहा है, तो यानी कि उदासीकरण अभिक्रिया को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा उदाहरण भी जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड समीकरण पर चलते हैं। दूसरा समीकरण कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये पोटेशियम सल्फेट और जल बना रहा है। तो ये सल्फ्यूरिक क्या है, एक अम्ल है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है जो फर्स्ट इक्वेशन में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि दूसरा समीकरण भी हमारा क्या कर रहा है कि उदासीकरण अभिक्रिया को फॉलो कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें, तो ये आप समझ गए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये 2 उदाहरण है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ये भी जान लें। अब ये क्वेश्चन 2011 और 17 में पूछा गया था। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है वो जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से स्थापित करता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या कह रहा है, इसे एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे बताएं, इसमें यह बताया गया है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है ना, वो क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को वहाँ से हटा देता है और उसके जगह पर खुद जाकर सेटल हो जाता है या बैठ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल में दिया है कि फेरम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये फेरम सल्फेट बना रहा है, यानी कि कॉपर को यहाँ फेरम कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा करके फेरम अपना जगह ले रहा है। ठीक है, और फेरम को मतलब कॉपर को अलग बाहर निकाल रहा है। तो इसमें इससे ये हमें पता चलता है कि जो फेरम है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसीलिए तो कॉपर को यहाँ से हटा दे रहा है। ठीक है, तो यही बातें अब नीचे आपको लिख देना है जो चीज़ समीकरण में हुआ है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में फेरम अधिक अभिक्रियाशील है, किसके अपेक्षा, तो कॉपर की अपेक्षा। इसलिए इसे स्थापित कर रहा है, किसको स्थापित कर रहा है, तो कॉपर को, कॉपर सल्फेट से कॉपर को स्थापित कर रहा है, क्योंकि फेरम कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, और उसके स्थान पर क्या कर रहा है, स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। स्वयं मतलब कॉपर को वहाँ से हटा करके फेरम खुद वहाँ पर अपना जगह बना रहा है। तो इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और आपको ना एक लाइन खींच देना, जैसे कि आपका आंसर जब कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे एक लाइन खींच देना है। अब इस प्रकार से नहीं खींचिए, आपका मन जिस प्रकार से आप खींचना चाहते हैं उस प्रकार से खींचिए। उससे क्या पता चलता है, एग्जामिनर ये समझ लेता है कि यहाँ से जो है वो विद्यार्थी का आंसर जो था वो ख़त्म होता है, और अब यहाँ से सेकंड आंसर मतलब शुरू होता है दूसरा। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो था, ये अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और थर्ड क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 2014 और 16 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है,
ठीक है, आपको अब जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े होंगे और उसमें आपको ये भी बताया होगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हम रासायनिक समीकरण को, किसी भी रासायनिक समीकरण होता है ना, तो हम उसको संतुलित करते हैं। आखिर क्यों जरूरी है ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो देखिए, यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, अभिकारकों का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल में दें आपको, ए है हमारे पास और बी है, ए बी को अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमारे पास कुछ सी बनकर आ रहा है। तो ये दोनों का जो नाम होगा ना, वो क्या होगा, वो अभिकारक होगा। ठीक है, अभिकारक। और जो हमारे पास बनकर आया उसका नाम क्या होगा, उत्पाद होगा। तो अभिकारकों तथा उत्पादों के परिणामों की संख्या समान हो, सॉरी परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि इसमें मान लीजिए कि अगर ये ए की संख्या 2 है, ठीक है, और बी की संख्या 2 है, तो इधर भी कुछ अगर बनकर आया तो ये दोनों ए हो, जो मतलब उतना ही होना चाहिए जितना था। अब एग्जाम्पल से इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे में देखिए कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, NaO बना रहा है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है वो कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन 2 हो रहा है, लेकिन सोडियम 1 है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 2 देना होगा। अगर यहाँ पर हम 2 दिए तो सोडियम कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन भी 2 है। दोनों चीज़ मतलब 2 अणुओं की संख्या 2 सॉरी इसके परमाणुओं की संख्या 2 है। अब तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण को मतलब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आवश्यक है क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। बस क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहता है, मतलब बदलता है। तो इसके नियम के अनुसार हमें क्या होना चाहिए, दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। मतलब कोई भी समीकरण में जितना इधर द्रव्यमान है उतना भी इधर भी द्रव्यमान होना चाहिए। अब ये द्रव्यमान दोनों तरफ सम करने के लिए हमको क्या चाहिए, द्रव्यमान समान होना चाहिए और यह तभी संभव है, यानी कि ये द्रव्यमान हम दोनों तरफ समान तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ क्या हो, तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो। यानी कि दोनों तरफ अगर हमारे तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके द्रव्यमानों की संख्या भी समान हो सकती है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।